हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबके लिए मैं यहाँ पर मात्र 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि मुख्य भूमिका किस अंग तंत्र का घटक है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने पाचन तंत्र बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर इसके बारे में जानते भी होंगे। तो पाचन तंत्र आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक का उदाहरण है। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सेल्यूलोज जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जो 3000 या उससे अधिक ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो है कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है, जल से उसका जन्म होता है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो दूसरा वाला है टाइफाइड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला एक दैहिक संक्रमण रोग है, और यह जो है प्राय दोस्तों संदूषित भोजन, ठीक है, और पेयजल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एमी मीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों, एमी मीटर जो है एक धारामापी उपकरण होता है, जिसका प्रयोग एम्पीयर की इकाइयों को जो है विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो एमी मीटर को मापे जाने वाली विद्युत धारा के पथ के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला, विद्युत धारा। एमी मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को कहते हैं। बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अध्वनि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है अश्रव्य ध्वनि, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों को कहा जाता है अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञों के द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग जो है दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है अवतल दर्पण, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है किस चीज में किया जाता है, दंत विशेषज्ञों के द्वारा जो है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो कि जो है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कि दांत और मसूड़ों के बड़े चित्र का भी निर्माण करने में ये उपयोग में लाए जाते हैं। दांत और मसूड़ों को ये बड़े चित्र में परिवर्तित कर देते हैं अवतल दर्पण। चलिए, अगला प्रश्न है, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता जो है कितनी होती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोधकों की संख्या कुल प्रतिरोधकता सीरीज में सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग के समान होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कि जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता जो है वो समान रहती है। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं बढ़ती है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, मैंने आपको कई बार बताया इसके बारे में। इनपुट डिवाइस जो है
ये आपका रिलेट करेगा किससे? ये आपका रिलेट करेगा दोस्तों स्कैनर से। तो ये आपका दूसरे ऑप्शन से रिलेट कर रहा है। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? सफारी या फ्लाउटर। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है आउटपुट डिवाइस होता है सफारी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल, सॉरी फ्लोटर होता है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ब्राउजर ये आपका रिलेट करेगा सफारी से। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो सफारी है दोस्तों, ये है एप्पल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है, जो कि आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। सफारी क्या है दोस्तों? सफारी जो है एप्पल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है, जो कि आपका, माफ करिएगा, इनपुट डिवाइस थोड़ी ना है। ये सफारी आपका है ब्राउजर है, ठीक है। वेब ब्राउजर है जो कि एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। और आउटपुट डिवाइस की बात करें, ठीक है, तो ये प्लॉटर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या है इसमें, वो है आपका इनपुट डिवाइस स्कैनर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, दूसरा वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। संलेख का उपयोग जो है ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, क्या ये आपका सही है यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है किस चीज में किया जाता है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बताया है SMTP, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। SMTP जो है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग लिख लीजिए, अगर कॉपी पेन साथ में रखे हैं तो आप लोग लिख लीजिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और ये इसका प्रयोग जो है ईमेल सेंड करने और रिसीव करने में किया जाता है। हालांकि जो है दोस्तों, रिसीविंग एंड मैसेज को पंक्ति में लगाने की इसकी क्षमता सीमित होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन इसका प्रयोग जो है दो अन्य प्रोटोकॉल, जैसे एक होता है POP3 और एक होता है IMAP, ठीक है, इनमें किया जाता है। और सर्वप्रथम जो है सन 1982 में जो है RFC द्वारा परिभाषित किया गया था। और अंतिम बार इसे 2008 में जो है 5321 द्वारा जो है एक्सीडेंटेड SMTP एडेंशन के साथ अपडेट किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका Fe यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जेड से दर्शाया जाता है। वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को सोडियम कार्बोनेट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, Na2CO3। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धनायन कैसे बनते हैं? दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, धनायन जो है वो आपके कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से। ऑप्शन नंबर दूसरा सही युग्म आपको बताना है यहाँ पर। विरंजक लिखित जो है वो क्या है आपका सही युग्म इसका। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, सही युग्म आपका क्या है, सही युग्म चुनना है। तो विरंजक लीकर जो है आपका यहाँ पर, कुछ लोगों का मानना है कागज और लुगदी उद्योग। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोगों ने बताया कागज और लुगदी उद्योग, वो लोग सही हो जाएंगे। और सेलुलोज रेसे ये औषधीय उद्योग नहीं है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये दूसरा वाला जो है आपका सेलुलोज यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है। और दवा तथा प्रतिजीवी ये रिलेट कर रहा है औषधि उद्योग से, ठीक है। तो ये इन दोनों से रिलेट करेगा। तो सही प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो सही युग्म कौन सा था,
तो केवल पहला वाला जो था ये सही युग्म था, बाकी ये दोनों गलत दिए गए थे, क्योंकि सेलुलोज रेसे ये खनन उद्योग से संबंध रखता है और दवा तथा प्रतिजीवी ये औषधीय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो हाथियों और उनके आवासों और गलियारों की रक्षा करने और मानव जंतु विवाद का निपटारा करने और कैद किए गए हाथी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है भारत सरकार ने दोस्तों सन 1992 ईस्वी में इस परियोजना को जो है शुरू किया था। तो यहाँ पर सन 1992 ईस्वी आप सभी लोग ध्यान में रखिए। गरीब से गरीब परिवारों को इमदादी सब्सिडाइज्ड खाना प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का क्या नाम है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, करंट का ही भी प्रश्न है। तो आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अंत्योदय अन्य अन्य योजना यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरा एलिसा ओटिस, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकी उद्योगपति भी ये रह चुके हैं सन 1852 ईस्वी में। कब दोस्तों? सन 1852 ईस्वी में। ये चीज आप सभी लोग ध्यान में रखिए। चलिए मैं थोड़ा इसे अच्छे से लिख देता हूँ। सन 1852 ईस्वी। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। तो इन्होंने जो है प्रथम सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किया था, ठीक है, जो कि न्यूयॉर्क से रिलेट करते हैं, और इनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भी उस समय डाली गई थी न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न है, नेट बॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेट बॉल में गोल पोस्ट भूमि की चक्र के शीर्ष से 3.05 मीटर से थोड़ा एक दो सेंटीमीटर और मान सकते हो, लेकिन मैक्स अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो 3.05 मीटर होता है, जिसे यदि अगर फीट में देखा जाए तो 10 फीट का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। स्वांग एक प्रसिद्ध कला है। नृत्य, संगीत, चित्रकारी, कढ़ाई। तो नृत्य, जी हाँ, स्वांग एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। प्रणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो पेन गंगा नदी, ठीक है, और बताइए, यहाँ पर एक नदी और होना चाहिए, वो आपको रिलेट करना है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में से किसी एक को। तो प्रणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो आपकी यहाँ पर कौन सी आएगी? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताइए दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को, वर्धा। जी हाँ, यहाँ पर आपको वर्धा भर देना है, यहाँ पर वर्धा भर देना है। तो अब आपका पूरा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो पेन गंगा नदी और जो है वर्धा नदी और वेन गंगा नदी के संयुक्त यहाँ पर आपका भरा क्या गया? वर्धा। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका वर्धा भरा गया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग को पता है बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा वाला ऑप्शन यासर उस्मान। जी हाँ, रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी किताब के लेखक कौन है आप सभी को ध्यान में रखना है, यासर उस्मान है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस पुस्तक को सर्वप्रथम सन 2016 में प्रकाशित किया गया, अभी हाल ही की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यह पुस्तक जो है एक छोटी बालिका के रूप में बॉलीवुड में प्रवेश करने से लेकर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के अलावा उनकी फिल्मी करियर की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करती है। चलिए
बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्ति की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीलंका जो कि भारत देश से बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है, और बहुत श्रीलंका से रिलेटेड आपको रामायण में भी बहुत सारी व्याख्या इसकी मिलेगी। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रीलंका को आरंभ में जो है सीलोन, ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है, श्रीलंका को जो है आरंभ में सीलोन के रूप में जाना जाता था, जो कि बाद में श्रीलंका के नाम से जाना जाने लगा। और इसको आजादी मिली 4 फरवरी सन 1948 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ब्रिटिश शासन था, जो कि सन 1948 में इसे स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, और भारत का बहुत सहयोग था इसमें। और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत जो है उपनिवेश दर्जा अगले 24 वर्षों तक, मतलब 22 मई सन 1972 तक बना रहा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 फरवरी सन 1948 में। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है, और आप सभी की आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आसानी से आप सभी को मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।